हेलो एवरीवन। तो ये एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होती है कि शी गुआंग एक दफा अपने प्रोफेसर के ऑफिस में गई हुई थी। अपने थीसिस के लिए उसने एक ड्राफ्ट सबमिट कराया था, बस उसी पर ही फीडबैक लेना था। इत्तेफाक से उसी टाइम पर वहाँ जुआंगशू भी खड़ा हुआ था और उसके सामने ही प्रोफेसर शी गुआंग को बहुत डांटते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा थीसिस अब तक का सबसे वीक है। उसकी काफी इंसल्ट भी करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट न की तो इस साल तो तुम पास आउट नहीं हो सकती। जुआंगशू तो उसकी साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन शी गुआंग उसे खुद ही रोक देती है और कहती है कि आप इस मामले में ना बोलें। और उसके इस बिहेवियर पर प्रोफेसर से उसे और भी डांट पड़ती है और उन्होंने उसे एक टाइम लाइन दे दिया था कि 1 महीने के अंदर एक बेहतर ड्राफ्ट सबमिट कराओ, वरना तुम खुद को फारिग ही समझो। जुआंगशू को देखकर लग रहा था कि उसे शी गुआंग के लिए बुरा फील हो रहा है, लेकिन शी गुआंग वो नहीं चाहती थी कि जुआंगशू से अब कोई भी कनेक्शन रखे। वो तो आजकल हॉस्टल में भी नहीं आती थी, बल्कि अंकल के घर पर ही स्टे किया करती थी। इतने में उसे ली सियांग मिलती है और उससे कहती है कि हमारे आखिरी दिन है, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, प्लीज आकर हॉस्टल में रहा करो, तुम्हारे थीसिस के साथ भी इशू है, हम मिलकर स्टडी कर सकते हैं। एक्चुअली सी लियांग रोंग की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। यहाँ पर शी गुआंग उसे साफ साफ बोल देती है कि एक दफा मैंने तुम्हें रोंग से बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पता चल गया था तब से लेकर अब तक तुम दोनों के मन में मेरे लिए कोई अच्छी जगह नहीं है। एक्चुअली जब जुआंगशू को प्रपोज करने से पहले उसने रोंग से इजाजत ली थी और पूछा था कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है, तो रोंग ने एक चाल चली थी और यही बात वो सी लियांग से भी कर रही थी कि देखो शी गुआंग कितनी सुंदर है, कितनी वेल्दी है, और इसके बावजूद भी अगर जुआंगशू ने उसे रिजेक्ट कर दिया है तो मुझे ये एश्योरेंस मिल रही है सारी जिंदगी के लिए कि वो मेरे रास्ते से कहीं भी नहीं भटकने वाला। यानी कि उसने जुआंगशू को टेस्ट करने के लिए ही शी गुआंग को यस बोला था, लेकिन उस सब के बाद से बेचारी शी गुआंग की कोई रिस्पेक्ट नहीं रही थी। वेला प्यार मोहब्बत के सारे मामले तो एक साइड पर, लेकिन इस वक्त तो बेचारी को अपने थीसिस के ड्राफ्ट की टेंशन लगी हुई थी। इतने में उसे एक कॉल आती है, वो पिक कर लेती है और पता चलता है कि ये जुआंगशू की तरफ से थी। वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें एक ईमेल सेंड की है, उसमें एक ऐसा मटेरियल है कि जिसके थ्रू तुम एक जबरदस्त सा ड्राफ्ट रेडी कर सकती हो और ये इस तरह का है जैसा हमारे प्रोफेसर को पसंद है। शी गुआंग देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने उसके लिए काफी सारा मटेरियल रेडी किया हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि उसे ट्रांसलेट करके भी दिया था। पहले तो वो सोचने लगती है कि मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेगा, फिर उसे समझ आ जाती है कि रोंग ने मेरे साथ एक चालाकी की थी, तो बस ये रोंग की तरफ से एक तरह की अपॉलॉजी कर रहा है। वो गुस्से में भरी हुई उसके डॉर्म में दोबारा कॉल करती है। उसका एक फ्रेंड उठाता है और उसे बताता है कि वो तो अभी सो रहा है, क्योंकि 2-3 रातों से वो मुसलसल रात को काम कर रहा था, पता नहीं क्या इकट्ठा कर रहा था। और बस यही सुनकर एक दफा शी गुआंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो उसे कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वो जो करेगी अपने दम पर करेगी। उसकी भेजी हुई ईमेल के सारे ड्राफ्ट्स उसने डिलीट कर दिए थे। अब 1 महीने बाद वो प्रोफेसर के सामने जिस प्रपोजल के साथ जाती है वो उसे बहुत पसंद आया था। वो बोलता है बिल्कुल ठीक है, अगर इस पर काम करो तो इस साल ऑफ कोर्स पास हो सकती हो, मुझे नहीं अंदाजा था कि तुम इतनी टैलेंटेड होगी। आजकल हर कोई यही सोच रहा था कि थोड़े दिनों बाद वो सब जुदा होने वाले हैं और शी गुआंग भी कुछ ऐसा ही देख रही थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसी कंडीशंस में वो अपनी फ्रेंड से जुदा हो जब उन सब के बीच में एक दरार पड़ चुकी थी। अब एक दिन वो अपने कजन रूई के साथ एक जगह जा रही थी। वो हाई स्कूल पास कर चुका था और अब उसका एंट्रेंस एग्जाम होना था, और वो भी 2 स्टेप्स में। उसके लिए उसे एक दूसरे शहर जाना था और वो अपने भाई के साथ जा रही होती है। रूई अंदर जाने से पहले कहता है कि जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा, कोई स्पेशल पर्सन दिखने को। लेकिन वो बाहर आता है तब तक भी वहां पर वो स्पेशल पर्सन नहीं दिखा था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली जुआंगशू का भाई जुआंग फे भी रूई के साथ ही पढ़ता था और उसने भी वहां पर टेस्ट देने के लिए आना था। इसी वजह से रूई को लग रहा था कि यहाँ पर जुआंगशू आया होगा, मेरी सिस्टर का क्रश। शी गुआंग को ये सब जानकर बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन फिर भी वो जुआंग फे के सामने काफी अच्छे से बिहेव करती है और फिर वो दोनों को एक अच्छी जगह पर खाना भी खिलाती है। उन्होंने एक दिन यहाँ ही स्टे करना था क्योंकि कल उनके एग्जाम का दूसरा दिन होने वाला है। और फिर फाइनली दूसरे दिन जुआंगशू भी अपने भाई के साथ वहां पहुंचा हुआ था। वो दोनों भाई तो अंदर चले जाते और इन दोनों को अकेला छोड़ दिया था। यहाँ पर वो जुआंगशू से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स उस पर बिगड़ी जो हुई थी, लेकिन वो कहता है कि कल तुमने मेरे भाई को ट्रीट दी थी, खाना खिलाया था, तो आज मुझे तुम लोगों की सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और वो उसी रेस्टोरेंट में उसे ले जाता है। वहां पर वो खाना ऑर्डर करता है और बोलता है कि जैसे ही बॉयज का एग्जाम पूरा होगा तुरंत ये खाना सर्व किया जाए।
इसके साथ ही शी गुआंग को कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। जुआंगशु की मॉम की सर्जरी होने वाली थी तो उसे पैसों की जरूरत थी। शी गुआंग ने अपनी सेविंग्स उसे दे दी थी, उसकी हेल्प की थी, लेकिन उसने बदले में बहुत ही जल्द उसे वो पैसे चुका दिए थे। आज भी उसे लगता है कि कल इसके भाई को खाना खिलाने के बदले आज हमें खाना खिला रहा है। वो गुस्से में आ जाती है, उसके साथ खाने का इंतजार भी नहीं करती बल्कि बाहर जाकर बैठ जाती है। जुआंगशु को ये सारा कुछ देखकर बुरा तो बहुत लग रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ये सारा कुछ उसका अपना ही किया धरा था और ऐसे शख्स के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब वो लोग इकट्ठे खाना भी खाते हैं और उसके बाद बॉयज का जब लास्ट एग्जाम हो जाता है तो उसके साथ ही रुई कह रहा था कि आप लोग हमारे साथ चलो, लेकिन जुआंग फे कहता है कि हम आपके साथ नहीं आ सकते। भूल गए भैया, मॉम भी आ रही है और उसने हमें खाने पर ट्रीट करने का बुलाया है। अब यही से ही शी गुआंग को लगता है कि ये रॉन्ग की बात कर रहे होंगे और वो भी तुरंत ही वहां से चली जाती है। और उसके बाद रास्ते में रुई को कहने लगती है कि इसके और मेरे बीच अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मुझसे फासला रखना चाहता है, मुझे कभी भी ओ नहीं करना चाहता किसी भी चीज के लिए। मैंने इसे 50,000 दिए थे जब इसकी मॉम की सर्जरी होने वाली थी, याद है? उसमें से 800 तो तुमसे मांग कर दिए थे और इसने मुझे 6 महीने बाद वो वापस किए थे और वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। और कल इसके भाई को खाना खिलाया था ना, इसलिए बदले में आज हमें खाना खिलाने के लिए आ गया था। अब ये सुनने के बाद तो रुई को भी अपना पुराना ट्यूटर बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि दीदी ऐसी बात थी, मुझे तो पता ही नहीं था, दफा करो, भाड़ में फेंको, तुम्हारी जिंदगी में कोई और बहुत अच्छा इंसान आएगा। लेकिन साथ ही साथ कहने लगता है कि इसने तो आपको पूरे पैसे लौटा दिए, आपने कितनी बड़ी गद्दारी की है, मेरे 800 मुझे वापस नहीं लौटाए और अब तक उनका इंटरेस्ट पता नहीं कितना बन चुका होगा। अब फाइनली इसी तरह से दिन गुजरे चले जा रहे थे और शी गुआंग की प्रेजेंटेशन का दिन भी आ जाता है जब वो अपने थीसिस पर प्रेजेंटेशन देती है। और इत्तेफाक से शी गुआंग भी चोरी चोरी वहां पर बैठकर ये सुन रहा था और उसे पता चल जाता कि जो मटेरियल मैंने इसे प्रोवाइड किया था उसमें से कुछ भी इसने यूज नहीं किया। उसने अपने ही बल पर वो थीसिस क्लियर कर दिया था और उसके बाद वो हॉस्टल में जाकर अपना सामान इकट्ठा कर रही होती है कि इतने में सी लियांग उसके पास आती है, उसे सॉरी करती है और उसे अपने साथ ड्रिंक करने को भी बोलती है। अब उसके बाद वो तो सो गई थी, लेकिन बाद में वो फ्रेंड्स बहुत सैड हो रही थी। उनमें से एक ऐसी थी जिसे नेक्स्ट डे वापस चले जाना था और उसे कोई पता नहीं था कि वो दोबारा कब मिलेंगे। और फिर बस उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हो जाती है। यहाँ पर सब बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे और साथ ही साथ दुखी भी थे, उन सब के अलग होने का दुख था। और वो अपनी उस फ्रेंड की पैकिंग कराते हैं जिसने आज के दिन ही चले जाना था और फिर वो सबको सी ऑफ करती है आंसुओं के साथ, रोती हुई जाती है और वो सारे लोगों से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहे थे। इतने में बॉयज भी वहां पहुंच जाते हैं जो उनके फ्रेंड्स थे। वो बोलते हैं कि हम पता नहीं नेक्स्ट कब मिले, इसलिए आज के दिन एक लास्ट रीयूनियन हो ही जाए। वो लोग सब एयरपोर्ट तक उसे छोड़ने के लिए जाते हैं और फिर उसके बाद वापस हॉस्टल की तरफ आते हैं, लेकिन जो बस उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ आ रही थी वो बहुत पैक होके जा रही थी और धक्कम पेल की वजह से शी गुआंग पीछे ही रह जाती है। उसने सोचा था कि अगली बस पकड़ लेगी, लेकिन पता चलता है कि वो तो लास्ट बस थी और वो अकेली नहीं रही थी बल्कि उसके साथ जुआंगशु भी था जो कि पीछे रह चुका था। अब ये देखकर वो खुश हो या फिर उदास, लेकिन उदास ज्यादा हो जाती है। इतने में जुआंगशु को रोंग की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि शी गुआंग के साथ साथ मैं भी पीछे ही रह गया हूँ, अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ये सुनते ही वो कहने लगती है कि रोंग को तो बहुत बुरा लगा होगा ना, तुम्हें कहीं डांट ना पड़ जाए। लेकिन वो कहने लगता है कि इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है। और फिर मजे की बात यह कि वो दोनों ही खाली हाथ चले हुए थे, सिर्फ चिल्लर उठाकर, वो भी बस के किराए के लिए। टैक्सी कैसे पकड़ते, उनके पास पैसे ही नहीं थे, अब उन्हें पैदल ही वापस जाना होगा। अब वहां से वापस जाते हुए चलते चलते शी गुआंग बेचारी के पैरों में दर्द होने लगता है। उसने हील्स पहनी हुई थी। वो उसे कहती है कि तुम चलो, मैं खुद ही आहिस्ता आहिस्ता आ जाऊंगी, क्योंकि शी गुआंग अब उसकी तरफ काफी कोल्डली बिहेव करती थी और मन ही मन में सोचने लगती है कि तुम हर चीज का मुझे तुरंत ही बदला चुकाना चाहते हो, क्योंकि मेरे से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते ना। लेकिन मैंने भी तुम्हारा थीसिस मटेरियल यूज नहीं किया, इसका मतलब है कि रोंग की अपॉलॉजी तुम्हारी तरफ से अभी मेरी तरफ एक्सेप्ट नहीं हुई। यहाँ पर जुआंगशु से बात तो कोई और करना चाहता था, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे समझते क्या हो कि मैं एक बिगड़ी हुई अमीरजादी हूँ जिसका जिंदगी में कोई गोल नहीं है। हाँ, मैं हूँ बिगड़ी हुई, क्योंकि मैं जिंदगी तुम्हारी तरह से नहीं जीती। मैंने लाइफ में कोई बड़ा मिशन नहीं रखा। हाँ, मैं तुम्हारी तरह से टॉप नहीं कर सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यूजलेस हूँ। बस जो लम्हे मेरे सामने है मैं उन्हें ही जीना चाहती हूँ बिना फ्यूचर की केयर किए। और यही बात उसे इस ढंग में कहता है कि जैसे वो रिपेंट कर रहा हो कि उसने एक दफा शी गुआंग को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये बात स्टूपिड शी गुआंग को ऐसे समझ आती है कि जैसे वो पछता रहा हो कि उसने रोंग को अभी तक प्रपोज नहीं किया।
वो उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से निकल गई है वो फ्यूचर में फिर तुम्हारे हाथ आ जाएगी। और ज़ुआंगशु मन ही मन में सोचने लगता है कि ये मुझे ये इशारा दे रही है कि जिंदगी में फिर कभी हमारा वास्ता होगा और तब मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। बस इसी तरह से बातें करते करते वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंच गए थे। वो बोलता है कि मैं तुम्हें हॉस्टल के सामने छोड़ दूंगा, लेकिन शी गुआंग फिर से नेगेटिव सोचती है। उसे ऐसा लगता है कि ये रॉन्ग को देखना चाहता होगा ना, तभी तो वहां तक मुझे छोड़ने के लिए आ रहा है। अब वो अंदर चली जाती है, लेकिन जाने से पहले आखिरी दफा कुछ ऐसी बातें कर जाती है जो वो 4 साल में नहीं कर सकी थी। उसे कहती है कि तुम शॉर्ट हेयर में और व्हाइट कलर में ज्यादा सुंदर लगते हो, और फिर उसके बाद टेरेस पर खड़े होकर उसे आवाज देती है ज़ुआंगशु, और उसके साथ ही हाथ हिलाकर उसे बाय करती है। ज़ुआंगशु को लगा था कि ये मुझे कर रही है, लेकिन इनफैक्ट उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपने फर्स्ट लव को बाय बाय कर रही थी हमेशा के लिए। चाहे जैसा भी था, जिस शक्ल में भी था, उसे दर्द देकर गया था, लेकिन था तो उसका पहला प्यार। और इसके साथ ही उसने मन में ठान लिया था कि इसकी यादों को और इसके दर्द को वो यहीं पर ही दफना देगी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। ग्रेजुएशन के बाद वो काफी अपसेट थी अपने दोस्तों से बिछड़ जाने के बाद, लेकिन ऐसे में दुनिया का बेस्ट ब्रदर रूई उसके साथ था, जो उससे कहता है कि मैंने भी तो हाई स्कूल पास किया है और तुमने ग्रेजुएशन किया है, पैसे की तो दोनों के पास कोई कमी नहीं थी। तो वो लोग यूरोप के टूर पर चले जाते हैं। उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, इकट्ठे ही लड़ते झगड़ते रहते थे और एंजॉय भी करते थे। इवन की फ्लाइट में जब वो सेल्फी लेने लगता है तो वो उसे डांट कर मना करती है कि कहीं ये हमारी आखिरी फोटो ना हो, और बस डर के मारे उनके बाजू में बैठे हुए अंकल अपनी सेल्फी डिलीट कर देते हैं। अब 2 महीने उन्होंने खूब आउटिंग की थी। जिंदगी का अच्छा सारा मजा लेने के बाद जब वो वापस चाइना लौटती है तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने सोचा था कि एंजॉय करके आ रही होगी तो तुम थोड़ी मोटी हो गई होगी, लेकिन तुमने तो वेट लूज कर दिया है। एक्चुअली शी गुआंग को यूरोप का खाना पसंद नहीं आया था। अब वो अपने फ्यूचर की बातें करते हैं। वो बताती है कि किस किस कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन मॉम मैंने खुद रिजेक्ट कर दी है। अब उसके डैड चाहते थे कि वो उनकी अपनी कंपनी संभाल ले और इसी मामले में उससे मीटिंग भी करना चाहते थे, लेकिन इस मीटिंग से पहले उसकी मॉम उस पर एक और न्यूज छोड़ती है, और वो ये थी कि वो जिस शैनयॉन कंपनी में इंटरव्यू देकर कामयाब हो चुकी थी, एक्चुअली वहां पर 49% शेयर्स उसके अपने डैड के ही हैं। उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन अब वो वहां से पीछे भी हटना चाहते हैं। जब वो अपने डैड से मिलने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो तो अपने डैड की तरफ काफी कोल्ड और रूड थी, लेकिन डैड उससे बहुत प्यार करते थे। उसे कहते हैं कि जाते हुए मुझे मिलकर भी नहीं गई, और अब देखो आई हो तो मेरे लिए कोई गिफ्ट भी नहीं लाई। इतने में वो नीचे से एक गिफ्ट उठाकर डैड को देती है और डैड शर्मिंदा से हो जाते हैं। अब डैड उसे बार बार यही कह रहे थे कि और अपनी कंपनी संभालो, लेकिन लगता है कि मॉम से डिवोर्स की वजह से वो डैड की तरफ इतने अच्छे विचार नहीं रखती थी। उनसे कहने लगती है कि वो आंटी वो कितने साल और जिएंगी जिनकी वजह से आपकी और मेरी मॉम की डिवोर्स हुई है। आपने बोला था कि वो बस मरने ही वाली है, उसके पास थोड़े ही दिन बचे हैं। क्या उस आंटी के पास अनलिमिटेड रीफिल है लाइफ का? मेरी ग्रेजुएशन हो गई, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है। पर डैड उसे कहने लगते हैं कि बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते, और तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैं और वो तुम्हारी आंटी, हम तो बस जस्ट फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर डैड कुछ इमोशनल बातें भी कर जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें कंधों पर बिठा कर चलता था, और अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम मेरी कंपनी का बोझ नहीं उठाओगी? कल को ये सारा कुछ तुम्हारा ही होने वाला है। अब उसके बाद वो ठंडे दिमाग से सोचती है और अपनी मॉम से भी मशवरा करती है। वो हमेशा डैड से ज्यादा अपने मॉम की ही सुना करती थी। उसकी मॉम कहती है कि अभी तुम इतनी मैच्योर नहीं हुई कि अपने डैड के साथ जाकर बिजनेस कर सको। मुझे लगता है कि काम कम और तुम उनसे लड़ाई ज्यादा किया करोगी, इसीलिए 2-4 साल कहीं और लगा लो। जब मैच्योर हो जाओ तो फिर अपना बिजनेस संभाल लेना। और फिर फाइनली वो शैंगयुआन कंपनी को ही ज्वाइन करने का फैसला करती है, लेकिन उनके शंघाई वाली ब्रांच को नहीं जिसके सामने ज़ुआंगशु का ऑफिस होने वाला था, बल्कि उनका एक प्लांट था, एक फैक्ट्री थी, उसके पास एक ब्रांच थी। वो उसी को ही ज्वाइन करने का फैसला करती है। उधर ज़ुआंगशु को दिखाते हैं अपने बैंक की तरफ से वो लोग एक दफा शैंगयुआन कंपनी के साथ एक मीटिंग के लिए जाते हैं, और यहीं पर ही उसका आमना सामना लिन यूसन से होता है। यूसन उससे बहाने बहाने से पूछ लेता है कि तुम्हें एक दफा देखा था, अपने किसी क्लासमेट की सीवी देने के लिए आए थे। पता नहीं उसने यहाँ जॉब करी कि नहीं, लेकिन वो आगे से बोल देता है कि नहीं, वो अब्रॉड चली गई थी। एक्चुअली कहीं ना कहीं यूसन अपने क्रश के लिए बहुत क्यूरियस हो रहा था। जबकि उधर शी गुआंग उस दूसरे शहर में पहुंच जाती है और अपनी ज्वाइनिंग भी कर लेती है। यहाँ पर उनकी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, जिसके साथ ही उन्होंने एक हॉस्टल भी रखा हुआ था, और वहाँ उनके एम्प्लॉयज स्टे किया करते थे। यहाँ पर वो ज्वाइनिंग करती है और उसे लगता है कि वो बहुत कुछ सीख सकती है।
और साथ ही साथ हॉस्टल होने की वजह से वहाँ पर वही वाइब्स आ रही थी जैसे उसे यूनिवर्सिटी में आया करती थी। और यहाँ पर भी उसकी रूममेट्स उसे बहुत चिल लगती हैं और उन दोनों के साथ ही उसकी पहली ही मुलाकात में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो उसे कहने लगती है कि अभी अपना वेट चेक कर लो, और हाँ तो मैं इतना बता दूं, 1 महीने में 1 किलो जरूर ही बढ़ा लोगी, क्योंकि यहाँ का कैफेटेरिया मैजिकल है। अब वो कैफेटेरिया में खाना भी खाती थी और सारा दिन अपने काम में लगी रहती थी। यहाँ पर उसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। और फिर इसी तरह से 1 महीना गुजर जाता है। जब वो अपना वेट चेक करती है तो 1 नहीं बल्कि 3 किलो वेट बढ़ा चुकी थी। ये देखने के बाद वो तो चीखें ही मारती रह जाती है और पता चलता है कि वो कैफेटेरिया इसलिए मैजिकल था कि वहाँ का खाना इतना बुरा होता था कि खाया ही नहीं जाता था, और इसकी जगह वो लोग या तो स्नैक्स पकड़ लेते थे या फिर कहीं बाहर खाना खाने चले जाते थे। इसीलिए उन सबके वेट गेन हो रहे थे। अब उसकी फ्रेंड जिंजी काफी मूड बनाती है और कहती है, एक तो खाना इतना बुरा, ऊपर से काम का इतना बर्डन, और साथ ही साथ यहाँ पर कोई गुड लुकिंग कोलीग भी नहीं है। यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे अच्छे हैंडसम बॉयज तो दिखने को मिलते थे। इतने में एक और कोलीग भी उनके बाजू में आकर बैठ जाती है और कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। अब हमारी इस ब्रांच में एक बहुत ही हैंडसम बॉय आने वाला है, जो कि पहले मैनेजर हुआ करता था हेडक्वार्टर में, और अब वो तुम्हारी ब्रांच का हेड होने वाला है। वो एक्सट्रीमली हैंडसम है। पहले तो वो एक सर्जन हुआ करता था और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों उसने मेडिकल की फील्ड छोड़ दी है और अब बहुत सालों से हमारी कंपनी में ही काम कर रहा है। अब जिंजी तो बस यही सपने सजाने लगती है कि चलो कोई अच्छी शक्ल तो देखने को मिलेगी, लेकिन शी गुआंग कहने लगती है कि मुझे लगता है कि वो अब तक बूढ़ा हो चुका होगा। देखो, पहले मेडिकल पढ़ा, फिर सर्जन बना और अब कितने सालों से यहाँ काम कर रहा है। खुद ही अंदाजा करो कितना एक हैंडसम होगा। एक दिन वो शाम को बैठी हॉस्टल में अपना एक फेवरेट ड्रामा देख रही थी, लेकिन हॉस्टल में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं थी और अगली एपिसोड तो वो डाउनलोड करना ही भूल गई थी। तो वो लोग एक बेट लगाती हैं और वो बेट हमारी शी गुआंग हार जाती है। अब बेट हारने की शक्ल में उसे ऑफिस जाना पड़ेगा और वहां से वो एपिसोड डाउनलोड करके लानी होगी। तो अब रात को जब ऑफिस में कोई भी नहीं था तो वो अपने कार्ड के थ्रू ऑफिस में एंटर हो जाती है, वहाँ के इंटरनेट से कनेक्ट होती है और एपिसोड तो डाउनलोड पर लगा ही देती है। लेकिन इतने में वायर्स में कुछ इशू आ रहा था। वो वही ठीक कर रही थी कि यही परी कोई आ जाता है और वहाँ की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। वो इस वक्त डेस्क के नीचे बिल्कुल एक चोर की तरह से घुसी हुई थी कि इस हालत में हमारा हीरो यूसन उसे देख लेता है और बस बहुत मुश्किल से वो तारों में से खुद को निकालती और बिखरे बालों में उसके सामने खड़ी हुई थी, बल्कि उसी पर ही रोब झाड़ रही थी कि कौन हो तुम, बाहर के इंसान, कभी तुम्हें देखा नहीं, यहाँ चोरी करने आए हो। और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।